सोचिए जरा, कर्नाटक का एक बेहद शांत पवित्र तीर्थ शहर, और अचानक उस पर एक ऐसा इल्जाम लगता है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। इल्जाम ये कि शहर अपनी ही जमीन के नीचे सामूहिक कब्रें छिपा रहा है। एक पल में जो जगह आस्था का केंद्र थी वो शक के घेरे में आ जाती है। तो आज हम धर्मस्थल पर लगे इन्हीं आरोपों की तह तक जाएंगे और पता करेंगे कि इस वायरल वीडियो का सच आखिर है क्या। और यही सवाल सबके जहन में था। धर्मस्थल मतलब शांति और भक्ति का दूसरा नाम, वो अचानक से एक ऐसे रहस्य में कैसे घिर गया जिसने सच कहूं तो पूरे देश में एक डर सा पैदा कर दिया था। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत ना बहुत छोटी सी होती है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। मामला शुरू हुआ कुछ गांव वालों की एक असली चिंता से। वो इस बात से परेशान थे कि सरकारी अस्पतालों से जो लावारिस लाशें आती हैं, उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो भी रहा है या नहीं। ये एक लोकल मुद्दा था जो कब एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया पता ही नहीं चला। जरा सोच कर देखिए, एक पल धर्मस्थल का नाम सुनते ही मन में शांति आती थी और अगले ही पल ये सोशल मीडिया पर एक तूफान का सेंटर बन गया। इन इल्जामों ने सिर्फ शहर की बरसों पुरानी साख पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि लोगों के दिलों में एक अजीब सा कंफ्यूजन और डर भर दिया। और अफवाहें वो तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे कि धर्मस्थल में गुपचुप तरीके से मास बरियल हो रहे हैं, यानी सामूहिक दफन। कहा गया कि लाशों का अपमान हो रहा है और इस सबके पीछे कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है। अब जाहिर है ऐसे इल्जामों को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता था। तो जैसे ही ये सब वायरल हुआ, जाहिर है अथॉरिटीज पर प्रेशर बढ़ने लगा कि भाई जवाब दो। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे साइड पर कि प्रशासन ने इस पूरे पैनिक को शांत करने के लिए क्या किया और कौन से फैक्ट सामने रखे। धर्मस्थल एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई, हम कोई सीक्रेट काम नहीं कर रहे। हम तो बस जो अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं उनका अंतिम संस्कार कानूनी प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन था ताकि इन खतरनाक अफवाहों पर रोक लग सके। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी बताया कि पूरा प्रोसेस आखिर होता क्या है। देखिए, पुलिस किसी भी लावारिस लाश को सौंपने से पहले एक पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करती है। इसमें पंचनामा होता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें मौके पर मिली हर एक चीज का हिसाब किताब लिखा जाता है। इसके अलावा मेडिकल जांच होती है और हर बॉडी का पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ लीगल था तो फिर इतना बड़ा कंफ्यूजन हुआ कैसे? एक सही कानूनी प्रोसेस को मास बरियल यानी सामूहिक कब्र की तरह क्यों देखा जाने लगा? चलिए इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ तक चलते हैं। असल में ना, ये पूरी गलतफहमी 3 वजहों के एक साथ मिलने से हुई। पहली बात, कई सालों से एक ही जमीन के टुकड़े पर लावारिस शवों को दफनाया जा रहा था, तो जाहिर है अनजाने में वो जगह एक मास ग्रेव जैसी दिखने लगी। दूसरी वजह, लोकल लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन तो दशकों से ये पब्लिक सर्विस कर रहा है। और फिर तीसरी और सबसे बड़ी वजह, सोशल मीडिया। उसने इस आधी अधूरी जानकारी को उठाया और उसे सामूहिक दफन का एक सनसनीखेज नाम देके बस आग में घी डाल दिया। और सच कहूं तो यही इस पूरे मामले का सार है। धर्मस्थल एडमिनिस्ट्रेशन ये काम दशकों से एक निस्वार्थ सेवा के तौर पर कर रहा था। पहले इन लाशों का दाह संस्कार होता था, लेकिन जब वो मुमकिन नहीं हो पाया तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाने लगा। तो ये कोई क्राइम नहीं था, बल्कि समाज के प्रति करुणा से किया जाने वाला एक पब्लिक सर्विस का काम था। तो अब वक्त आ गया है कि फैक्ट्स और फिक्शंस को, मतलब सच और झूठ को आमने सामने रखा जाए। चलिए जो वायरल अफवाहें थीं उनकी तुलना ग्राउंड रियलिटी से करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ अफवाह क्या थी कि ये किसी बड़े क्राइम को छिपाने के लिए किया गया एक सीक्रेट मास बरियल है, और दूसरी तरफ वेरीफाइड फैक्ट क्या था कि ये अलग अलग समय पर एक एक करके पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ किए गए लावारिस शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार था। मतलब दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर था। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं लावारिस शव या अनक्लेम्ड बॉडी, तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक लीगल टर्म तो है, पर इसके पीछे एक मानवीय कहानी भी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी पहचान नहीं हो पाई, या जिसके परिवार वालों का पता नहीं चला, या फिर परिवार ने ही बॉडी लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें एक सम्मानजनक आखिरी विदाई देना ये समाज की जिम्मेदारी बन जाती है।
तो इतनी सब जांच पड़ताल और कंट्रोवर्सी के बाद फाइनल फैसला क्या निकला? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी गलतफहमियां दोबारा ना हों, इसके लिए क्या सबक सीखे गए? पुलिस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा एकदम क्लियर और फाइनल था। किसी भी तरह के अवैध सामूहिक दफन का कोई सबूत नहीं मिला। जांच में यह साफ हो गया कि हर एक कदम पर सरकारी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो शहर पर जो दाग लगा था वो धुल गया, कोई क्राइम हुआ ही नहीं था। लेकिन हाँ, इस एक घटना ने एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। भविष्य में ऐसी अफवाहें न फैलें, इसके लिए अथॉरिटीज ने 2 बड़े कदम उठाने का फैसला किया। पहला, पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को प्रोसेस के बारे में पता हो। और दूसरा, लोकल कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि उन्हें इस जरूरी पब्लिक सर्विस की जानकारी रहे। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? ये केस हमें सोशल मीडिया की जबरदस्त ताकत दिखाता है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। ये एक सीरियस वार्निंग है कि कैसे एक मामूली सी गलतफहमी एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन सकती है और कैसे सच को कितनी आसानी से घुमाया जा सकता है, खासकर तब जब लोगों के इमोशंस जुड़े हों। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज के डिजिटल दौर में जब हर हाथ में एक कैमरा है और हर कोई एक तरह से ब्रॉडकास्टर है, तो सच के प्रति हमारी खुद की क्या जिम्मेदारी बनती है? किसी भी चीज को शेयर करने या फॉरवर्ड करने से पहले क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि एक बार फैक्ट्स को जरूर चेक कर लें? इस पर सोचिएगा जरूर।